जहां एक तरफ यह कपल एक दूसरे की बाहों में खोया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ याना और राका का कमरा। इस वक्त सुबह के लगभग 4:30 बज रहे थे। याना, जो कि राका की बगल में बिस्तर पर सोई हुई थी, अचानक ही उसे नींद में ही कुछ अजीब सा एहसास हुआ और वह एक झटके में अपने बिस्तर से उठकर मुंह पर हाथ रखे हुए बाथरूम की तरफ दौड़ी। राका, जो कि अब तक उसे अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था, अचानक ही अपने हाथों को याना द्वारा झटके जाने पर उसकी आंखें खुली और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने याना को बाथरूम की तरफ दौड़ते हुए देखा। कमरे की लाइट काफी डिम थी, जिसे राका ने तेज किया और कुछ अजीब सा महसूस कर वह याना के पीछे पीछे बाथरूम की तरफ गया तो उसने देखा याना उल्टियां कर रही थी। याना उल्टी करते हुए देखकर राका भी उसके पीछे आया और अपने हाथों से याना के बालों को पकड़कर पीछे की तरफ एडजस्ट करने लगा। क्योंकि उसके बाल खुले हुए थे, वह उल्टी करते हुए उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे, जो कि उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। अब राका ने थोड़ा परेशान होते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में याना से कहा, यह तुम्हें इतनी उल्टियां क्यों हो रही हैं? तुम ठीक तो हो ना? कुछ उल्टा सीधा खाया था क्या? तुम्हें जब पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो तुम्हें उल्टी सीधी चीज खाने की क्या जरूरत है? और राका के इस तरह पूछने पर याना, जो कि उल्टियां कर रही थी, गुस्से से मुंह बनाते हुए राका से बोली, शट अप, ज्यादा बोलो मत। मुझे भी पता है कि मुझे उल्टी सीधी चीज नहीं खानी चाहिए और इसीलिए मैं अपनी डाइट का ख्याल भी रख रही हूँ। और यह उल्टी मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे बच्चे की वजह से हो रही है, समझे? इतना कहकर याना दोबारा उल्टी करने लगी। उसका पूरा मुंह बुरी तरह से बना हुआ था और राका याना की इस बात को सुनकर कुछ पल के लिए तो खामोश हो गया, लेकिन फिर याना को एक बार फिर डांटते हुए बोला, शट अप, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह धो लो और चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। इतना कहते हुए राका याना का मुंह धुलवाने लगा। उसने अब तक याना के बालों को पीछे की तरफ एडजस्ट किया हुआ था। याना ने अपना मुंह धोया तो राका ने उसे उसका टॉवल दिया। अब याना वहां से जाने को हुई, तभी अचानक ही वह हैरान रह गई, क्योंकि राका ने एक झटके में उसे अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया था। राका के अचानक ऐसा करने से याना हैरान रह गई। गिरने के डर से उसकी बाहें अपने आप राका के गले में लिपट गईं, लेकिन फिर थोड़ा शर्माते और हिचकिचाते हुए राका से बोली, राका, तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतार दो, मैं चल सकती हूँ। याना की बात को सुनकर राका यूं ही अपने कदम आगे बेड की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आई नो, तुम चल सकती हो और मुझे भी तुम्हें अपनी गोद में उठाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन फिलहाल तुम बीमार हो, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। इसलिए तुम चुपचाप ऐसे ही रहो, समझी? इतना कहकर राका ने याना को कमरे में लाकर बेड पर बिठा दिया। याना चुपचाप उसे देखती रह गई। तभी राका बिना कुछ बोले चुपचाप क्लोजेट रूम में चला गया और कुछ ही देर में वह याना के लिए विंटर वियर जीन्स, एक टर्ट लेनेक हाई कॉलर स्वेटर टॉप, लॉन्ग ओवरकोट, जैकेट, कानों की टोपी, मफलर और ग्लव्स लेकर बाहर आया। इसके साथ ही उसके एक हाथ में याना के लिए मोजे और स्नीकर्स भी थे। इन सभी चीजों को देखकर याना हैरान थी। अब वह कंफ्यूजन से राका की तरफ देखते हुए बोली, यह सब क्या है राका? राका कोल्ड वॉइस में बोला, क्या मतलब है? दिखाई नहीं देता? कपड़े हैं, हमें अभी डॉक्टर के पास जाना है और तुम इस तरह नाइट सूट में तो जाओगी नहीं। इतना कहकर राका ने याना की तरफ अपने हाथ बढ़ाए और उसकी नाइट सूट को जैसे ही कमर की साइड से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाया, तभी याना काफी घबरा गई।
उसे शर्म आने लगी। उसने तुरंत राका के हाथों को रोकते हुए घबराते हुए कहा, राका स्टॉप, मैं खुद पहन लूंगी और अभी इन सब की जरूरत नहीं है। अभी तो सुबह के 5 भी नहीं बजे। इस टाइम कौन सी डॉक्टर तुम्हें मिलेगी, हम लोग बाद में चलेंगे। और याना का इतना कहना था कि तभी राका उसे अपनी नीली नजरों से घूरते हुए दांत पीसकर कोल्ड वॉइस में बोला, हैंड्स डाउन। राका की ठंडी वॉइस को याना को अचानक ही अपनी रीढ़ की हड्डी में कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। उसने घबराते हुए तुरंत ही अपने हाथ नीचे कर लिए और तभी राका एक बार फिर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, सबसे पहली बात, मैंने तुमसे तुम्हारी एडवाइस नहीं मांगी। डॉक्टर का अरेंजमेंट कैसे होगा यह देखना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और दूसरी बात, तुम मुझे कभी भी किसी भी चीज के लिए रोक नहीं सकती। तुम्हारी बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो मैंने नहीं देखा, इसलिए मेरे सामने यह हरकतें करना बंद कर दो, क्योंकि यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए खबरदार, जो आज के बाद मुझे रोकने की कोशिश की, यह तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होगी। आज के बाद यह करने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? राका की इन बातों में धमकी और वार्निंग साफ नजर आ रही थी, जिन्हें सुनकर याना को काफी घबराहट हो रही थी। अब उसने राका को रोकने की कोशिश नहीं की। अब राका ने धीरे से याना के नाइट सूट को उसके बदन से अलग कर दिया, जो महसूस करते ही याना ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब उसे राका की नीली नजरें अपने बदन पर महसूस हो रही थी, जिसे शायद वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। राका ने एक नजर याना को देखा, क्योंकि वह अपने अपर इनरवियर में उसके सामने बैठी थी और काफी अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड महसूस कर रही थी, जिसे देखकर राका के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। न जाने क्यों राका के दिमाग में एक शरारत आई और उसने अपनी एक उंगली से ही याना के परफेक्ट क्लीवेज के आसपास अपनी उंगली काफी सॉफ्ट तरीके से चलाते हुए, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी बॉडी सचमुच बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। जब भी इन्हें देखता हूँ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बनाने वाले ने तुम्हें बहुत फुर्सत में बनाया है। और राका का ऐसा कहना याना के गालों को शर्म से लाल कर रहा था। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन उसके कान भी लगभग काफी गर्म हो चुके थे। उसके हाथ कांपने लगे थे, क्योंकि राका जिस तरह से अपनी उंगली उसकी बॉडी पर चला रहा था, बातें कर रहा था, वह सचमुच उसके लिए काफी अजीब सा महसूस था, क्योंकि राका से पहले आज तक वह कभी किसी से रिलेशनशिप में नहीं थी और ना ही किसी ने अभी तक उसकी बॉडी को टच किया था। उसके करीब आने वाला पहला मर्द राका ही था, जिसका टच उसे सचमुच काफी इफेक्ट करने लगा था। याना तो शर्म के मारे मरी जा रही थी। उसकी आंखें खोलने की हिम्मत ही नहीं हो पाई और उसे इस तरह बैठा हुआ देखकर राका को भी कुछ अच्छा सा लग रहा था। अब उसका गला सचमुच सूख रहा था। उसका दिल याना के करीब जाने का कर रहा था, जिसे उसने किसी तरह कंट्रोल किया। हालांकि अगर वह चाहता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने याना को सभी कपड़े पहनाने के बाद वह घुटनों के बल बैठकर याना को अपने हाथों से जूते पहना रहा था, जो देखकर कुछ पल के लिए तो याना उसमें खो सी गई। वह अपनी आंखें फाड़े उसे देख रही थी, क्योंकि भले ही यह आदमी कितना भी रूड हो, न जाने क्यों उसके टच से याना को एक अलग ही सिक्योरिटी महसूस हो रही थी। राका भी याना की घूरती हुई नजरों को खुद पर महसूस कर सकता था, लेकिन फिलहाल उसने कुछ भी नहीं कहा। अब उसने ड्रेसिंग टेबल के पास से
एक कंघी उठाकर याना के बालों को कॉम्ब करना चाहा, लेकिन तभी कुछ सोचकर उसने वह कंघी याना के हाथों में देते हुए कहा, यह लो, अपने बाल बना लो, मैं रेडी होकर आता हूँ। इतना कहकर वह तेज कदमों के साथ क्लोजेट रूम में खुद रेडी होने चला गया और याना उसे कंफ्यूज नजरों से जाता हुआ देखती रह गई। तभी याना की नजर अपने पैरों पर गई, जहां राका ने अपने हाथों से उसे जूते पहनाकर उसके ली बांधे थे। उन्हें देखते हुए याना का हाथ अपने आप अपने पेट पर चला गया और अब उसके चेहरे पर एक फीकी सी दर्द भरी मुस्कान थी, क्योंकि शायद उसे यह लग रहा था कि राका उसकी केयर सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहा है। यहाँ तक कि उसने शादी भी सिर्फ बच्चे के लिए ही की थी। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद याना अपने बालों को सेट करती है और अपने सर पर टोपी पहनकर वह पूरी तरह रेडी थी। उसके गले में मफलर भी था। याना की पूरी बॉडी में सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थी, क्योंकि राका ने उसे बहुत सारे कपड़े पहनाकर बिल्कुल तंबू बना दिया था। क्योंकि इस वक्त कैलिफोर्निया में बहुत ठंड थी और हल्की बर्फबारी भी हुई थी। बाहर का टेम्परेचर काफी कोल्ड था। थोड़ी ही देर में राका और याना गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। इस वक्त राका खुद ही कार ड्राइव कर रहा था। देखते ही देखते सुबह के लगभग 10 बज चुके थे और इस वक्त फार्म हाउस में अफरा तफरी का माहौल था। सभी के कमरे में उनकी पैकिंग चल रही थी, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वह लोग वापस कैलिफोर्निया डेविडसन विला जाने वाले थे। रॉकी और नताशा अभी तक सिंघानिया विला में थे। आशी, जो कि अपने सूटकेस में जल्दी जल्दी सामान रख रही थी, लेकिन उसका लगेज इतना सारा था कि उसका सर दर्द होने लगा था। आखिर वह क्या सामान ले जाए और क्या छोड़े। वह लगभग सुबह 8 बजे से ही पैकिंग कर रही थी और अब सुबह के 10 बज चुके थे, यानी कि उसने 2 घंटे सिर्फ अपनी पैकिंग में ही लगा दिए थे। और क्रिश फिलहाल कमरे में नहीं था। अब फाइनली आशी फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से से मुंह बनाते हुए बेड पर बैठ गई और अपने कमरे में फैले हुए सभी सामान को देखकर पैर पटकते हुए बोली, हे कान्हा जी, मैं तो थक गई। इतना सारा सामान और मैं नन्ही सी जान, क्या लूं और क्या छोड़ूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। एक तो वह साइको जिसने कहा है कि फायरफ्लाई 4 सूटकेस से ज्यादा लेकर जाना अलाउड नहीं है, और यहाँ तो मैंने 3 सूटकेस पैक कर लिए, लेकिन अभी भी इतना सारा सामान है। इन्हें एक सूटकेस में रखना तो इम्पॉसिबल है। अब मैं क्या करूं? मेरे इतने सारे सैंडल, कपड़े, खिलौने और मेकअप का सामान, ज्वेलरी, मैंने सोचा नहीं था धीरे धीरे करते हुए यह इतने सारे हो जाएंगे। काश कोई आकर मेरी मदद कर देता इन्हें पैक करने में। यह पीटर का बच्चा तो रॉकी और नताशा का लगेज पैक करने में लगा हुआ है। आशी यह सब सोच ही रही थी और तभी क्रिश कमरे में दाखिल हुआ। अचानक कमरे में आते ही उसकी नजर बेड पर गई, जहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। आशी ने अपने सभी कपड़े और ज्वेलरी बेड पर बिछा रखे थे, जैसे मानो सोम बाजार में बेचने के लिए निकली हो, और उन सभी के ढेर के बीच वह आलती पालती मारकर मुंह फुलाकर बैठी थी। अब आशी को इस तरह सामान बिखेरे हुए देखकर क्रिश अपनी आंखें छोटी करते हुए आशी को थोड़ा घूर कर देखते हुए बोला, यह सब क्या है फायरफ्लाई? तुम्हारी पैकिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई और यह सारा सामान बेड पर क्या कर रहा है? और क्रिश के सवाल को सुनकर आशी मासूम सा चेहरा बनाते हुए क्रिश से बोली, देखो ना साइको, मेरे पास इतना सारा सामान है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा पैक करूं और कौन सा छोड़ दूं। 3 सूटकेस पैक करने के बाद भी इतना सारा सामान रह गया
और मैं तो पैकिंग करते हुए थक भी गई। साइको, मैं क्या करूं? प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, वरना मैं तो इसी में लगी रहूंगी। आशी की बात सुनकर कृष ने एक नजर सभी बिखरे हुए सामानों को देखा और अब उसने अपने कदम आशी की तरफ बेड के पास बढ़ाए। कृष को अपनी तरफ आता हुआ देखकर आशी ने प्यार से अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए, जो देखकर कृष अपने चेहरे पर हल्की सॉफ्टनेस लिए उसे अपनी गोद में उठा लेता है, तो आशी किसी बंदर के बच्चे की तरह उसकी कमर में अपने पैर लपेटकर उससे चिपक गई। तो कृष उसके एक गाल पर लाइट किस करते हुए बोला, पहले ये बताओ तुमने अभी तक क्या क्या पैक किया है? कृष का सवाल सुनकर आशी ने उसे मासूमियत से अपने सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए बताया, इस सूटकेस में मेरे सैंडल और स्नीकर्स हैं, इसमें मेरी सर्दियों में पहनने वाले कपड़े और इसमें मेरी ज्वेलरी और मेकअप प्रोडक्ट। बस मैंने अभी इतने ही पैक किया है, लेकिन उसके बावजूद अभी इतना सारा सामान है। आशी की बात सुनकर कृष उसे अपनी गोद में लिए हुए सामने कोच की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, यह सभी बेकार है, इसमें से कोई भी सामान हमारे साथ नहीं जाएगा। तुम सिर्फ उन चीजों को रखो जो एक्सपेंसिव है या बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि वह चीज जिन्हें तुम दोबारा खरीद सकती हो। कृष की इन बातों को सुनकर आशी काफी हैरान थी। तभी कृष उसे अपनी गोद में लिए हुए कोच पर बैठा। अब आशी थोड़ी परेशान होकर बच्चों की तरह एक्ट करते हुए बोली, क्या इनमें से कोई सामान नहीं जाएगा? लेकिन क्यों साइको? प्लीज साइको, ऐसा मत कहो। इनमें से बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो मैंने एक बार भी यूज नहीं की और मुझे तो सारे प्यारे हैं क्योंकि यह सब तुमने मुझे दिए हैं। नहीं नहीं, मैं इनमें से एक भी चीज नहीं छोड़ूंगी। तुम हटो, मैं खुद पैकिंग करती हूँ। कहकर आशी उसकी गोद से उतरने लगी। तभी कृष उसे वापस अपनी गोद में बिठाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, शट अप फायरफ्लाई, अपने फालतू के सामान को लेकर इतना पजेसिव होने की जरूरत नहीं है। यह चीज तुम दोबारा अपलोड कर सकती हो, इसलिए सिर्फ उन चीजों को लो जो ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। बाकी चीज मैं मैक्स से कहकर चैरिटी में दिलवा दूंगा। कैलिफोर्निया पहुंचकर तुम दोबारा नई चीज ले लेना, ओके? और चैरिटी का नाम सुनकर आशी की आंखें चमक उठी। वह थोड़ा खुश होते हुए बोली, क्या चैरिटी? यह चीज तुम चैरिटी में दिलवा दोगे साइको? फिर तो ठीक है, अब मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों को रख लेती हूँ। आशी कृष के एक गाल पर किस करते हुए खुश होकर बोली, साइको तुम ना बहुत अच्छे हो। इन चीजों का इस्तेमाल से ज्यादा अच्छा हो ही नहीं सकता। अब मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, ओके? कहकर आशी उसकी गोद से उतरने लगी। तभी कृष ने उसके होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, जल्दी पैकिंग करना, हमें 12 बजे तक निकलना है। कृष की बात सुनकर आशी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाती है और एक बार फिर अपनी पैकिंग में लग गई। कृष उसके चेहरे की प्यारी सी मुस्कान देखकर दिल ही दिल में खुश था। अब वह भी अपनी जगह से उठकर क्लोजेट रूम की तरफ रेडी होने के लिए चला गया और लगभग 2 घंटे बाद घर के सभी फैमिली मेंबर नीचे हॉल में इकट्ठे हुए। वह लोग निकलने ही वाले थे, तभी रॉकी और नताशा, निकिता, रुद्र और अथर्व के साथ हॉल में दाखिल होते हैं। उन लोगों को देखकर आशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। आशी खुश होकर दौड़कर जाकर निकिता के गले लग गई। मासी, मासी आप आ गए। अच्छा हुआ मासी आप आ गए। आपको पता है मुझे आपसे मिलने का कितना दिल कर रहा था, लेकिन साइको ने मुझे आने ही नहीं दिया। कहकर आशी ने मासूम सा चेहरा बना लिया। आशी की बात सुनकर निकिता प्यार से उसे अपने गले लगाते हुए बोली,
मुझे मालूम था कि मेरी आशी मुझसे मिलने के लिए रो रही होगी, तो बस मैं आ गई। वैसे तुम्हें तो पता होगा कि हम भी वापस नीदरलैंड जा रहे हैं और मैं तुमसे मिले बिना कैसे जा सकती थी, इसलिए मुझे तो आना ही था। और निकिता की बात सुनकर इससे पहले कि आशी कुछ कह पाती, तभी रुद्र मुंह फुलाते हुए बोला, अरे वाह, यह तो बहुत बुरी बात है। किसी को सिर्फ अपनी मासी की याद आ रही थी, चाचू की याद तो आ ही नहीं रही थी। मैं तो खामखा आया यहाँ, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर रुद्र वहां से जाने को हुआ, तभी आशी जल्दी से निकिता से अलग होकर रुद्र के एक बाजू में अपनी बाहें लपेटते हुए छोटे बच्चों की तरह एक्ट करते हुए बोली, अरे आप कहाँ जा रहे हैं चाचू? मेरे कहने का यह मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मैं तो यह कह रही थी कि मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। मैंने आपको भी बहुत याद किया मेरे प्यारे चाचू। आशी की बातें सुनकर रुद्र उसे कंफर्म करते हुए बोला, सच्ची? मुच्ची कहकर आशी क्यूट तरीके से मुस्कुरा दी और यह देखकर रुद्र उसे अपने गले से लगाते हुए उसके सर पर प्यार से किस करते हुए बोला, मेरी क्यूट सी आशी, हमने भी तुम्हें बहुत याद किया। तभी आशी रुद्र और निकिता की तरफ देखते हुए थोड़ा नाराज होकर बोली, मासी, चाचू, मैं आप लोगों से बहुत नाराज हूँ। आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? आप हमारे साथ वापस चलिए ना, कुछ दिन हमारे साथ रहना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आशी की बात सुनकर निकिता और रुद्र एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुराकर बोले, सॉरी आशी बेटा, लेकिन हमें जाना होगा। तुम्हें तो पता है ना कि हमारा नीदरलैंड में बिजनेस है जिसे संभालने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब मेरी दो बेटियों इस घर की बहू बन चुकी हैं, तो अब हमारा यहाँ ज्यादा दिन तक रहना अच्छी बात नहीं है, तो हमें जाना होगा। लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी यह है कि हम अथल को यहीं छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वह यहाँ पढ़ाई करता है, तुम लोगों के साथ रहेगा। और निकिता की बात सुनकर आशिक का चेहरा मायूस तो हो गया था, लेकिन निकिता की बात भी सही थी, इसलिए आशी ने प्यार से सर हिला दिया। और तभी क्रिश सीढ़ियों के रास्ते होते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ नीचे हॉल की तरफ आया और अपनी गरजती हुई आवाज में सभी को बताया, हम लोग लेट हो रहे हैं, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा, वरना कैलिफोर्निया पहुंचने में रात हो जाएगी। फायरफ्लाई, फॉलो मी, और चलकर गाड़ी में बैठो। इतना कहकर क्रिश आगे आगे निकल गया। अब घर के सभी फैमिली मेंबर विला से निकलकर पार्किंग एरिया की तरफ आए, लेकिन तभी आशी के दिमाग में कुछ खुराफात आई। आशी ने देखा समर अपने लगभग 6 लगेज पैक करके लेकर जा रहा था। अकेले समर का इतना सारा लगेज देखकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने गुस्से से अपनी नाक फुलाते हुए कहा, यह समर का बच्चा लड़का होकर पूरे 6 लगेज सामान ले जा रहा है और मैं लड़की होकर सिर्फ 4 लगेज यही रेडी कर पाई। लगता है यह मुझसे ज्यादा मेकअप और ज्वेलरी इस्तेमाल करता है। इसे तो मैं अभी देखती हूँ। इतना कहकर आशी अपनी कमर पर हाथ रखकर समर के पास गई और उसके लगभग सभी लगेज जो कि गाड़ी में रखे जा रहे थे देखते हुए बोली, समर, एक बात पूछूं? तुम्हारा सामान तो इतना सारा है, आखिर क्या रखा है तुमने इसमें? कहीं इस फार्म हाउस के सभी जानवर तो पैक तो नहीं कर लिए? आशी की डोंट वरी आवाज सुनकर समर बड़े ही स्टाइल के साथ बताता है, जी नहीं, मुझे जानवर पैक करने की क्या जरूरत है? मेरे साथ तू जो है और तेरा वह ड्रैगन किंग, ड्रैगन और ड्रैगनी के होते हुए मुझे बाकी जानवरों की जरूरत नहीं है। इन सभी सूटकेस में तो मेरा सामान है। समर के मुंह से अपने लिए जानवर सुनकर आशी को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने नाक हिलाते हुए पूछा,
तेरा सामान, ऐसा भी कौन सा सामान रखा है तूने? तो पूरे 6 सूटकेस तैयार किए हैं। यह सुनकर समर ने मुस्कुराते हुए बताया, देख, मेरे इस सूटकेस में तो मेरे शूज के कलेक्शन है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव और ब्रांडेड हैं। इसमें मेरे सिर्फ गाड़ियों के कलेक्शन हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम पर उनकी मैचिंग वॉइस वॉच, जो कि लिमिटेड एडिशनल है। इसमें मेरे पैंट हैं, इसमें मेरी शर्ट है और इसमें मेरी सारी सर्दियों के कपड़े हैं, और फाइनली उसमें मेरा परफ्यूम का कलेक्शन है। तो हो गए ना मेरे पूरे 6 लगेज। अब समर पीटर की तरफ देखते हुए खुश होकर बोला, सुनो पीटर, मेरे सभी सामानों को बहुत अच्छे से रखना, सब बहुत महंगे सामान हैं, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। इतना कहकर समर खुश होकर गाड़ी में जाकर बैठ गया, और समर के चेहरे की मुस्कान देखकर आशी के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। पूरे के पूरे 6 लगेज और मेरे सिर्फ 4, यह तो बहुत नाइंसाफी है। इतना कहकर आशी ने पीटर को अपने पास बुलाया और धीरे से उसके कानों के पास कुछ कहा, जो सुनकर पीटर ने हाँ में सर हिलाया। अब आशी शरारती राक्षस के बच्चे की तरह हंसते हुए बोली, हा हा हा, मोगम्बे खुश हुआ। अब थोड़ी ही देर बाद घर के सभी फैमिली मेंबर अपनी अपनी गाड़ियों में जाकर बैठ चुके थे। नताशा और आशी का रो रो कर एक बार फिर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि वह लोग निकिता और रुद्र से अलग हो रहे थे। निकिता और रुद्र की आंखों में भी आंसू थे। दोनों ही लड़कियां इमोशनल होकर उनके पैरों को छूकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। आशी और नताशा तो निकिता को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्रिश निकिता से आशी को अलग करते हुए बोला, शट अप फायरफ्लाई, इतना रोने की जरूरत नहीं है। वह लोग हमेशा के लिए नहीं जा रहे, जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो। चुपचाप चलो यहाँ से, हमें लेट हो रहा है। और क्रिश की बात सुनकर आशी निकिता की तरफ देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, मासी, प्रॉमिस कीजिए कि आप जल्दी आओगे। और यह सुनकर निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रॉमिस कि हम लोग जल्दी आएंगे, लेकिन तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम भी एक बार नीदरलैंड जरूर आओगी, अपने घर। निकिता की बात सुनकर आशी ने हाँ में सर हिलाया। तभी निकिता को कुछ याद आया और उसने अपने पर्स से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर आशी की तरफ देते हुए कहा, अरे, मैं तो तुम्हें देना ही भूल गई थी। यह लो आशी। निकिता के हाथों में पेपर देखकर आशी कंफ्यूज होते हुए बोली, यह क्या है मासी? कहकर आशी ने वह डॉक्यूमेंट निकिता के हाथों से लिया और उसे देखना शुरू कर दिया। तो आशी वह डॉक्यूमेंट देखकर हैरान थी। निकिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हमारी बेटी को। हमने कैलिफोर्निया में तुम्हारे लिए एक छोटा सा विला लिया है, उसी के पेपर हैं। अब कैलिफोर्निया में तुम्हारी अपनी एक प्रॉपर्टी है, इसलिए आज के बाद साइको से झगड़ा करना हो तो वहीं जाना, इधर उधर भटकना नहीं। और हाँ, एक बात याद रखना, लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए या तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो तुम बेझिझक हमें याद करना। हम प्रॉमिस करते हैं जहाँ भी होंगे तुम्हारे लिए अवेलेबल होंगे। लाइफ में कभी भी खुद को अकेला मत समझना, समझी? कहकर कहते हुए निकिता ने बड़े प्यार से आशी के चेहरे को अपने हाथों में थामा। तो निकिता के इतने प्यार से कहने पर आशी की आंखें एक बार फिर भर आई थी। लेकिन तभी क्रिश अपनी कोल्ड वॉइस में निकिता की तरफ देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच मिसेस सिंघानिया, लेकिन मेरी फायरफ्लाई की लाइफ में यह दिन कभी नहीं आएगा। मेरे होते हुए तो कभी नहीं। उसके साथ मैं हूँ हमेशा। और क्रिश की इस बात को सुनकर निकिता भी बिना किसी एक्सप्रेशन क्रिश की तरफ देखते हुए बोली, आई होप कि ऐसा ही हो।
क्रिस डेविडसन, आशी मेरी खुशी की अमानत है, प्लीज उसका ख्याल रखना और हो सके तो उससे थोड़ा सॉफ्ट बिहेव करो। निकिता की इस बात को सुनकर क्रिश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब सभी लोग वहां से निकलने को हुए। आशी एक बार फिर निकिता और रुद्र के गले लगती है। क्रिश अपने हाथ जोड़कर उन दोनों को नमस्ते करता है। निकिता और रुद्र ने भारी मन से अपनी बेटियों को विदा किया। अब गाड़ियों का काफिला एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगा। निकिता और रुद्र अपनी गाड़ी में बैठकर सिंघानिया विला की तरफ निकल गए। आशी क्रिस के साथ एक खूबसूरत सी एक्सपेंसिव ब्लैक कलर की गाड़ी में थी। उसके ठीक पीछे रॉकी और नताशा की गाड़ी थी। उनके पीछे राहुल, ऐना और उनके साथ गौरी थी। समर और निक की गाड़ी सबसे लास्ट में थी और सभी गाड़ियों के आगे और पीछे से बॉडीगार्ड की गाड़ी प्रोटेक्ट कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ राका अब तक याना को लेकर अस्पताल में था, क्योंकि याना के कुछ टेस्ट हो रहे थे। राका को लेट होने वाला था, इसलिए उसने पीटर से कहकर अपना लगेज पहले ही कैलिफोर्निया के लिए उन लोगों के साथ भेज दिया था। थोड़ी ही देर बाद याना की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। अब राका और याना डॉक्टर के केबिन में उसके सामने बैठे हुए थे। डॉक्टर, कैसी रिपोर्ट है? सब ठीक तो है? और डॉक्टर याना की सभी रिपोर्ट को देखकर चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन राका से बोली, देखो मिस्टर राका। तो दोस्तों, आखिर क्या है याना के मेडिकल रिपोर्ट में? दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट और जबरदस्त ट्रैक, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए कहानी में बने रहिए आगे, क्योंकि अब बहुत जल्द होगा वह जिसका है आपको इंतजार। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।